Good afternoon, student. Myself, Professor Chetan Gupta, CSE Department, SIRTS, and today we are going to discuss about introduction of object-oriented programming. This was the content, schemes, labels that I have covered in your previous lecture. Now, this one is your RGPV scheme. I have already discussed about it with you. This is your course content, unit number 1, unit number 2, unit number 3, unit number 4, and unit number 5. These are the 5 units that we will have to cover during your syllabus. Now, this was your course objective. Why we are learning this course? This is your course outcome. That means what is your learning at the end of all the 5 units. What is your learning? That you will understand the object-oriented programming concept like encapsulation, data abstraction, data hiding, relationship between classes, polymorphism, and other designing concept like association, aggregation, generalization, and specialization. These are your some reference book we have already discussed in earlier class. These are the 3 reference book, and these 2 are the textbook. First one was by Tommy Budd, and second was Potam Maker. This is your list of experiment that we will have to cover during the lab session. This one, that why object-oriented programming is needed, ये हम पहले ही कवर कर चुके, but I will start from here. अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. पहला ही अगर हम शब्द देख रहे हैं तो लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग, यानी अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी अगर हम बात करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो हमें सारी भी चीजें जो ऐसी हर चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम कंसीडर करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट. अब अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं व्हाई प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैव सम इश्यूज दैट वाज ओवरकम इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जैसा कि हम डायग्राम देख रहे हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किसी भी प्रोग्राम को, यहाँ जो हमने लिखा है मेन प्रोग्राम, या आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है. ये 2 नंबरों को ऐड करने का भी प्रोग्राम हो सकता है, फेबोना की सीरीज हो सकता है, किसी टेबल को प्रिंट करने का प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, किसी भी लार्ज प्रोग्राम को, किसी भी बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करते थे, लेकिन उनको प्रोग्राम नहीं बोलते थे, उनको हम बोलते थे फंक्शन. लेकिन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने ये बोला था कि हम ज्यादा फोकस करेंगे, हम एम्फसाइज करेंगे फंक्शन पे रेदर देन डेटा. फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट था या ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी थी जिसने ये बोला था कि हम किसी भी बड़े प्रोग्राम को, किसी भी लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में या छोटे छोटे सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे. उन सब डिवीजन को हम बोलेंगे फंक्शन. यानी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने ज्यादा एम्फसाइज, ज्यादा फोकस किया था फंक्शंस पे रेदर देन डेटा. यानी पीओपी डेटा सिक्योरिटी पे और डेटा के मूवमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने ये बोला था कि हमारा टास्क परफॉर्म होना चाहिए, कहां से डेटा आ रहा है, कैसे डेटा आ रहा है, इसकी टेक केयर नहीं है. वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसको हमने बोला ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करें, ये जो आपके ब्लॉक दिख रहे हैं, 3 ब्लॉक, डेटा फंक्शन एक ब्लॉक, डेटा फंक्शन दूसरा ब्लॉक, एंड डेटा एंड फंक्शन थर्ड ब्लॉक. अगर हम बात करें, ये जो ब्लू कलर से हमें 3 ब्लॉक दिख रहे हैं जो इंटरनल ब्लॉक को भी कंटेन करके रखे हैं, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट हैं. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3. अगर हम बात करें, पीओपी ने बोला था हम लार्ज प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने बोला हम लार्ज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे. लेकिन उस ऑब्जेक्ट की या उस क्लास की एक प्रॉपर्टी थी, उसने बोला था
कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे या क्लास बनाएंगे तो हम डेटा और फंक्शन को साथ साथ रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे फंक्शंस कहीं पर भी डिक्लेयर हो जाएं और किसी भी डेटा को किसी भी टाइम एक्सेस कर सके। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने एक लिमिटेशन, एक सिक्योरिटी इनबिल्ट कर दी थी फंक्शंस के साथ। दैट मींस both data and function are put together into a single unit। यानी डेटा और फंक्शन को हम बंद कर देंगे एक ब्लॉक में, और उस ब्लॉक को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट या फिर बोलेंगे क्लास। ये तो चलो ओवरव्यू हो गया स्ट्रक्चर से। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब आपके सामने 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं। आपको जो पॉइंट बोलूं केवल उसी पे फोकस करना, खुद से रीड करने की कोशिश मत करिए। पॉइंट नंबर 1 देखिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसने बोला अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस एंड दे इंटरैक्ट्स। मींस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में, और वो फंक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम पीछे जा रहे हैं, देखना स्लाइड में, अगर यहां पर स्लाइड में देखोगे तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो वही करा है। हमने एक मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ा है और ये फंक्शंस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? हमने जो ये लाइंस बनाई है इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइंस, ये इंडिकेट ये कर रही है कि ये फंक्शन एक दूसरे से डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पॉइंट नंबर 1, दैट अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस एंड दे इंटरैक्ट। पॉइंट नंबर 1 हमने जस्टिफाई कर दिया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो देखो वहां क्या हो रहा है, अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट बनाया है। यहां पर अपने को इमेज में दिख नहीं रहा है, बट ये डेटा और फंक्शन पहला ब्लॉक है, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। वहां पर दूसरा डेटा फंक्शन दिख रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इसको क्लास भी बोल सकते हैं। तो पीओपी और ओओपी का पहला पॉइंट, अगर हम बात करें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किसी भी प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को फंक्शन में नहीं ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं और वहां पर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर देखोगे तो दोनों में हमें देखा होगा कि कनेक्टिंग लाइंस लगी हैं। यहाँ पर फंक्शन 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 ही दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर डेटा एंड फंक्शन साथ में दिख रहे हैं एक ब्लॉक में बंद। अब अगर हम बात करें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो हमारी जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी। टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना, और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती थी। अब बोलोगे सर ये होता क्या है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच? अब ध्यान देना, जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि अपन को 2 नंबरों का प्रोग्राम बनाना, नहीं। जब हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम कोई लार्ज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब वहां पर हमें कोई अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। पहली अप्रोच ये रहती है कि हमारे पास अगर जो भी प्रॉब्लम है हम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने लगे, यानी सीधे उसका सॉल्यूशन का आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो ये कहलाती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी टॉप डाउन अप्रोच। यानी जैसे ही प्रॉब्लम आया हमने उसका सॉल्यूशन निकालना चालू कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच। मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, और फिर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि पहले कौन सी सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसका जो आउटपुट आएगा वो किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए एज ए इनपुट का काम करेगा। यानी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी, मींस डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती थी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और उन सब प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। और जब वो सारी सब प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, सो दैट हम क्या करते हैं, अपनी मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करते हैं। सो ये 2 पॉइंट थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में।
अगर मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं, थर्ड पॉइंट में मैं बाद में आऊंगा, पॉइंट नंबर 4 देखें। अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती, तो अगर हमने नाम सुना है सी का, हमने सुना है नाम पास्कल का, हमने नाम सुना है फोर्ट्रान का, ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ध्यान देना, पीओपी और ओओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पीओपी एंड ओओपी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है या फिर मैथोडोलॉजी है या फिर उनको बोलेंगे अप्रोच। लेकिन जहां पर बात आएगी सी की, पास्कल की, फोर्ट्रान की, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। ये दिस वन इज द एग्जांपल। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो सी प्लस प्लस हो गई आपकी, जावा हो गई, वीबी डॉट नेट हो गई, इन प्रोग्रामिंग को और भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारे किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। मींस अगर हमें एग्जांपल चाहिए कि सर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पीओपी, तो सी इज अ एग्जांपल ऑफ पीओपी, पास्कल लैंग्वेज इज अ एग्जांपल ऑफ पीओपी, फोर्ट्रान लैंग्वेज इज अ एग्जांपल ऑफ पीओपी। वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस, जावा, वीवी डॉट नेट हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस किस कैटेगरी में आती हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मार्केट में आई थी तो अपने साथ कुछ फीचर्स लेके आई थी। जैसे कि एक फीचर्स होता है इनहेरिटेंस। तो अगर हम बात करें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस नाम की चीज नहीं थी, तो वहां हमने पॉइंट नंबर 5 में लिखा है इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। लेकिन वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ये हम आगे देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है और कैसे काम करता है। अगर हम बात करें, पीओपी डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर वे ऑफ डेटा हाइडिंग। अगर ये वाला पॉइंट समझना है तो ध्यान से हम पीछे वापस जाएंगे। ये बोल रहा है पीओपी डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर वे ऑफ डेटा हाइडिंग। अगर हम यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, अगर हम फिगर देख रहे हैं पीओपी, यहां पर देख रहा है कोई भी फंक्शन किसी भी डेटा को एनी टाइम एक्सेस कर ले रहा है, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहां पर देखोगे मेन जो प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में सारा डेटा अवेलेबल है। फंक्शन 1, फंक्शन 2 भी मेन प्रोग्राम से डेटा ले रहा है, फंक्शन 4 डेटा ले रहा है फंक्शन नंबर 1 से और फंक्शन नंबर 2 से, एंड फंक्शन नंबर 5 डेटा को एक्सेस कर रहा है फंक्शन नंबर 1 से और फंक्शन नंबर 2 से। ध्यान दीजिएगा, यहां तो मैंने 5 फंक्शन बनाए हैं। अगर मैं प्रोसीजरल की बात करूंगा, मान लो अगर यहाँ पर 100 फंक्शन होते और कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन से डेटा एक्सेस कर रहा होता, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि सर कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से रिलेटेड है और कौन सा फंक्शन किस डेटा को किस समय पे यूज कर रहा है। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी भी टाइम पे हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोली हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम डेटा को फंक्शन के साथ बंद कर देंगे और कोई भी एक फंक्शन किसी दूसरी क्लास के डेटा या दूसरे ब्लॉक के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर उसको एक्सेस करना है तो उसको उस क्लास को या उस ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करना पड़ेगा। यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये जो डबल डायमेंशन एरो दिख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन तीनों के बीच इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं?